Welcome to NVS Law College. तो आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड पेपर एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर सीरीज। आईसी पूरा हो गया था, जो पढ़ना है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज में इस टॉपिक से है, इस पेपर से, वो है माल विक्रय की संविधा को परिभाषित कीजिए, विक्रय और विक्रय के करार में अंतर स्पष्ट कीजिए, विक्रय का करार कब विक्रय हो जाता है व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो माल विक्रय की संविधा तो को परिभाषित कीजिए। सो पूछ रहा है विक्रय के करार को परिभाषित कीजिए और विक्रय की संविधा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर विक्रय और विक्रय के करार में अंतर बताइए, कब विक्रय का करार विक्रय हो जाएगा ये भी बताइए। तीसरा क्वेश्चन है। चलो विदाउट डिले शुरू करते हैं। ठीक है, सो प्रस्ताव इंट्रोडक्शन हो गया। चलो, भारतीय विधि के अंतर्गत जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो यह कार्य विधिक संविदा के द्वारा होता है, जिसे माल विक्रय की संविदा कहा जाता है। भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 इस विषय में को स्पष्ट करता है। इस एक्ट की विभिन्न धाराओं में विक्रय, विक्रय का करार, विक्रेता, क्रेता, मूल्य शामिल आदि महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया। ठीक है, चलो, ये पूरा फिलॉसफी है, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, नाउ देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, इसमें क्या होता है। सेल्स मतलब विक्रय हुआ, सेल मतलब विक्रय, बेचना, गुड मतलब वस्तु हुई। कौन सी वस्तु के बारे में ये अधिनियम बात करता है? मूवेबल वस्तु के बारे में। कौन सी वस्तु के बारे में? चल वस्तु के बारे में। ठीक है, तो अगर अचल संपत्ति के बारे में जाना है तो हम टीपी में जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, कुछ मूवेबल वस्तु जिसका वर्णन यहाँ नहीं है वो आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन इमूवेबल पूरी तरह इसमें आता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। चलो हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही था, माल विक्रय की संविधा की परिभाषा दीजिए। सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, SOGA, माल विक्रय अधिनियम की धारा 1930 की धारा 4(1) के अनुसार। देखो, ये जो 1930 है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच का भाग अलग होकर 1930 में अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को बनाया गया था। पहले ये भारतीय संविधा अधिनियम में ही था, इसको अलग करके कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन जोड़ के बना दिया गया। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में 76 से लेकर 123 तक की धारा मिसिंग है ना। ठीक है, चलो, विक्रय की संविधा वह संविधा है जिसके अंतर्गत विक्रेता माल का स्वामित्व क्रेता को किसी मूल्य के बदले स्थानांतरित करता है या स्थानांतरित करने का वचन देता है। बोल रहा है जो सेल्स ऑफ गुड्स विक्रय की संविधा है, मतलब बेचने का जो तरीका है, बेचना ही अपने लोग भाषा में समझते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में, विक्रय की संविधा वह संविधा है जिसके अंतर्गत विक्रेता, विक्रेता मतलब कौन? जो सामान को बेचता है। ठीक है, अपने माल का स्वामित्व, माल पर जो अधिकार होगा, स्वामित्व मतलब माल पर जो अधिकार होगा, वो क्रेता को, क्रेता कौन होगा? जो सामान खरीदता है। ठीक है, को बेचेगा, देगा, अधिकार देगा। किस चीज के बदले में देगा? उससे कुछ प्रतिफल लेगा। ठीक है, उससे कुछ प्रतिफल लेगा। ठीक है, प्रतिफल क्या होगा ये भी हम देखते हैं। ठीक, ये संविदा अधिनियम में जो प्रतिफल था वो क्या था? कोई प्रतिफल क्या हो सकता है? कोई वचन हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, इत्यादि ना। बट इसमें प्रतिफल कुछ और होगा, एक डिफाइंड लैंग्वेज है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, दुकान वाला बिस्किट बेचता है। ठीक है, बिस्किट बिस्किट बेचता है, तो ये विक्रेता हुआ, अभी तक बिस्किट इसका है। फिर
एक्स गया, उसने इनसे बिस्किट लिया, इन्होंने बिस्किट अपना सामान इनको दिया, अब सामान का मालिकाना हक इनसे हटकर इनके पास आ गया, लेकिन तभी जब ये इसके बदले में इनको कुछ प्रतिफल देंगे जो कि इसकी कीमत होगी, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रतिफल के बदले में अपना सामान इनको दे रहे हैं, ठीक है। शॉपकीपर क्या कर रहा है, दुकानदार बिस्किट जो है एक्स को दे रहा है और बदले में उनसे कंसिडरेशन प्रतिफल ले रहा है। इसी को बेचना खरीदना कहते हैं, विक्रय की सुविधा कहते हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ प्रतिफल मिल रहा है। देखो, सिर्फ यही प्रतिफल नहीं दे रहा, ये क्या दे रहा है, धन दे रहा है ना, धन के रूप में उसका सामान के बदले में दे रहा है, और ये मालिक से क्या ले रहा है, सामान ले रहा है, तो इसको धन के बदले में सामान मिल रहा है ना। चलो, इसी को सुविधा कहते हैं कि दोनों पक्षकारों को कुछ ना कुछ प्रतिफल मिले, ठीक। इस परिस्थितियों में, इस परिभाषा में दो परिस्थितियां शामिल हैं, ठीक है। सबसे पहला विक्रय सेल, जब स्वामित्व का स्थानांतरण तत्काल होता है, और एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का करार, जब भविष्य में स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। परिभाषा क्या थी, प्रतिफल के बदले मालिक संपत्ति का अधिकार किसी और को दे, है ना। और जो दो तथ्य हमको देखने, एक तो विक्रय, जो सामान बेचा जा रहा है, या दूसरा जो बेचने का करार किया जा रहा है ना। चलो, तो महत्वपूर्ण शब्द जो थे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम विक्रय विक्रय का करार देखेंगे। तो विक्रेता कौन है, वह व्यक्ति जो माल को बेचता है, ठीक है। क्रेता कौन है, जो सामान को खरीदता है। मूल्य क्या है, वह राशि जो खरीदार द्वारा दी जाती है, जो क्रेता द्वारा दी जाती है, ठीक है। एक्स सामान वाई को बेच रहा है, मान लो कि बिस्किट बेच रहा है, ठीक है। तो ये वस्तु हो गई, ये सेलर हो गया विक्रेता, और ये बायर हो गया बाई, ठीक है, क्रेता खरीदने वाला। और बदले में इसको जो पैसा दे रहा है, इसी को कीमत बोलेंगे, प्राइस, ठीक है। चलो, माल क्या हो गया, तो जो ये बिस्किट इसने वस्तु इसको दी, यही माल होगा, ठीक है। माल वे वस्तुएं जो चल संपत्ति हैं, इस श्रेणी में आती हैं, जैसे कपड़ा, वाहन, मशीन आदि। देखो, चल संपत्ति क्या, जो मूव कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंखा, दुकान से जब तक तुम घर में पंखा अपने लेकर आए हो, ये मूवेबल है क्योंकि चल रही है, लेकिन जैसे ही ये किसी, पहले अचल संपत्ति समझो, अचल संपत्ति क्या होती है, जो कि चल नहीं सकती, ठीक है। आचल, जो मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल, ठीक। जैसे घर की दीवार हो गई, ठीक है ना, ये तुमको समझ में आता है कि अचल है, लेकिन पंखा क्या होगा, पंखा तो चले जब तक हमने खरीद के लाया मार्केट से, बट जैसे ही यह ऐसी चीज से जुड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल घर की छत से जुड़ जाती है, ठीक है, और इसको सामान्यतः अलग नहीं किया जा सकता, तो अब यह चल हो गया, ठीक है। ओके, चलो, विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व हम हमेशा बोलते हैं, परिभाषा से ही समझ में आ जाता है ना। विक्रय की संविदा व संविदा जिसके अंतर्गत एक विक्रेता हो गया, पहला माल का स्वामित्व क्रेता को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा हो गया इसके बदले में किसी मूल्य के बदले, ठीक है, या स्थानांतरित करने का वचन देता है, ठीक। चलो, विक्रय की संविदा की आवश्यकता क्या हो गए, परिभाषा से हमने देखा, एक विक्रेता था जो सामान बेच रहा था, और एक क्रेता था क्योंकि सामान विक्रय हो रहा है, ठीक है। तो कितने पक्ष हो गए, दो पक्ष हो गए, ठीक है। एक विक्रेता जिसे खरीदार कहते हैं, सॉरी, एक विक्रेता जो सामान बेचता है, और एक खरीदार जिसे क्रेता कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति स्वयं से माल नहीं खरीद सकता, जाहिर सी बात है, किसी और से ही खरीदेगा, है ना। चलो, दूसरा तथ्य क्या था, वस्तु, क्योंकि विक्रेता कुछ तो बेचेगा, विक्रेता कुछ तो बेचेगा खरीदार को, दुकानदार से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम खरीद रहे हैं, कुछ तो खरीद रहे हैं, मतलब बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है ना। ये वस्तु क्या होगी, गुड्स हो गई, ठीक है। कैसा होना चाहिए, चल संपत्ति होना चाहिए, जो भी वस्तु होगी वो कैसी होगी, चल संपत्ति होगी, ठीक है। तीसरा, अब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ प्रतिफल देना होगा, प्रतिफल कैसे होगा, प्राइस के रूप में होगा, ठीक है। कैसे होगा,
मौद्रिक रूप में होना चाहिए। यदि कोई वस्तु के बदले में वस्तु देता है तो वह विनिमय है, ना कि विक्रय। ठीक है। अगर हमें विक्रय की संविदा करना है, सामान बेचना है, तो एक ही व्यक्ति क्या देगा, सामान देगा। ठीक है। सेलर, दुकानदार बिस्किट देगा और हम उसको पैसा देंगे। अगर मान लो कि दुकानदार हमको बिस्किट दे रहा है और उसके बदले में हम उसको नमकीन दे रहे हैं, लो मेरे पास पैसा नहीं, नमकीन रख लो, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा तुम तो बेचोगे, तब ये विक्रय की संविदा नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा। ठीक है। इसको एक्सचेंज कहते हैं। ठीक। चलो, स्वामित्व का ट्रांसफर होना चाहिए, जाहिर सी बात है, दुकानदार से हमने बिस्किट खरीदा है ना, और उसको पैसा दिया, अब दुकानदारी ने क्या, बिस्किट वापस करो, क्यों, क्योंकि स्वामित्व का ट्रांसफर हो गया। स्वामित्व किसका हो गया है, क्रेता का हो गया है, खरीदार का हो गया। ठीक है। सहमति होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, सहमति से ही लोग। फॉर एग्जांपल एक्स ने, बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में है। अगर दुकान पे कोई सामान का सेल लगा हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं, इस पे लिखा है 500 और हम 500 रुपए इसको वहां पे रख के सामान लेने लगते हैं, दुकानदार मना कर देता है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुमने तो ऑलरेडी बेचा हुआ है, यहाँ पे नहीं। ऐसा प्राइस जो कहीं लगा के रखा हुआ है, अखबार में कुछ छपा हुआ है कि इतने में सामान बिकेगा, विक्रय का लिए नहीं होता है, वो सिर्फ इन्विटेशन होता है कि हाँ आओ देखो। उसके आगे अगर सेलर ने हाँ बोला कि हाँ भाई ले लो तो ले लो, तभी वो क्या होगा, सहमति होगी, दोनों पक्षकार होगी। जबरदस्ती इसको बेच सकते हैं, भाई बिस्किट ले ही जा, ले जा, ले जा, ले जा, 5 रुपए का है, ठीक है। और ये जबरदस्ती छीन नहीं सकता, अरे यार दे 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 दे, मैं पैसा तो दे रहा हूँ, नहीं, वो बेचना चाहे, वो खरीदना चाहे। ठीक है। चलो, स्वतंत्र और बिना दबाव की सहमति आवश्यक है। ठीक है। नाउ सेकंड टॉपिक था वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट जरूर आएगा, विक्रय और विक्रय के करार में अंतर। तो बेचना और बेचने की संविदा में बेचने के करार में क्या अंतर है। देखो, करार का क्या मतलब होता है, जो करार विधिता परिवर्तनीय हो जाता है वो संविदा हो जाती है। ठीक है। और संविदा है तो विधि दोस्तों ने वो एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, छोड़ जाने दो, इसी में रहते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। बेचने और बेचने का करार क्या अंतर होगा, सबसे अच्छा बात है, देखो, शादी तय करना, है ना, एंगेजमेंट वगैरह सब कर देना, और शादी हो जाना, है ना, दोनों में अंतर है ना। इसको एग्जाम्पल में मत लिख देना, शादी तय कर लेना और शादी हो जाना, समझाने के लिए बोल रहे हैं बस। ठीक है। चलो, आधार देख लेते हैं, और विक्रय, विक्रय का करार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विक्रय क्या होता है। पहला अंतर हो गया स्वामित्व। जब विक्रय सामान का विक्रय होता है तो स्वामित्व तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तुरंत एक्स के दुकान वाले से हमने बिस्किट मांगा, उसने बिस्किट दिया और हमने पैसा दिया, बात खत्म। बट विक्रय के करार में क्या होता है, स्वामित्व भविष्य में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स के पास, दुकान वाले के पास हम गए, उसको पैसा दिया, लो 500 रुपए, और मेरे घर पे एक डब्बा बिस्किट भेज देना। तो सामान इनके पास तुरंत नहीं आ रहा है ना, सामान बाद में आएगा, जो गुड्स है वो बाद में आएगा। ठीक है। चलो, संविदा की प्रकृति कैसी होती है, निष्पादित संविदा होती है। निष्पादित मतलब जिसका निष्पादन हो गया, निष्पादन मतलब पूर्ण हो गई, तुरंत हो गई, तुरंत उनसे बिस्किट लिया एक्स से वाई ने, है ना, उन्होंने पैसा दिया, संविदा पूर्ण हो गई। बट ये संविदा जिसमें बिस्किट भविष्य में देंगे, सामान भविष्य में देंगे, कैसी है, भविष्य की संविदा है ना, भविष्य में पूर्ण होने के लिए, इसलिए निष्पादन नहीं हुआ है पूरा। ठीक है। जोखिम कितना रहता है, देखो, जब एक्स से वाई ने संपत्ति ले ली, खरीदार ने संपत्ति ले ली, पैसा दे दिया, उस संपत्ति खरीदार के पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर से वाई ने बिस्किट ले लिया, ठीक है, और पैसा दे दिया, बिस्किट वाई पास आ गया। अब वाई जा रहा है, अब अगर बिस्किट कहीं गिर गया, बंदर छीन लिया, कुत्ता छीन लिया, कहीं गिर गया, तो जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार खरीदार खुद होगा। वो शॉपकीपर से जाके वापस नहीं बोलेगा, भैया वो बिस्किट तो जो है कुत्ता ले गया, हमको दूसरा दो, उसी पैसे में दूसरा पैसा मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता। जबकि विक्रय के इस करार में क्या होगा, क्योंकि संपत्ति अभी वाई के पास नहीं गई थी, करार में भविष्य के लिए होता है ना, संपत्ति इसी के पास रहती है, बस
बहिष्कार हुआ है तो भविष्य में मतलब मेरे घर बिस्किट भेज देना, ठीक है। मेरे घर क्या करना है, डब्बा बिस्किट भेज देना। ऐसे में क्या होता है, बिस्किट इसी की दुकान में आग लग गई और बिस्किट क्या हो, जल गया पूरा। अब क्षति कौन भरेगा, एक्स भरेगा वाई का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब शादी नहीं हुई है और शादी का सिर्फ करार हुआ है, ठीक है, ठीक है। इनके शादी टूट गई, है ना, इनके शादी टूट गई और इसको नुकसान हो गया, अ, जो कि मतलब ऐसा नुकसान जो शादी संबंधित है, खर्चे वगैरह से। तो अब अगर इसकी गलती से हुआ है तो ये भरेगा नुकसान, है ना। बिस्किट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, काफी रहेगा। चलो, हकदार, हकदारी, राइट्स, ठीक है। विक्रेता खरीदार से मूल्य मांग सकता है, केवल हर जाने का दावा कर सकता है। देखो, चौथा अंतर क्या बोल रहा है कि अगर जब संविदा पूर्ण हो गई है, ठीक है, जब विक्रय हो गया है, जब विक्रय हो गया है तो विक्रेता क्या कर सकता है, तुरंत सामान बेच रहा है तो तुरंत क्रेता से, खरीदार से कहेगा मुझे संपत्ति का मूल्य दो तो तुमको सामान दूंगा। बट जब करार हुआ है ना, जब करार हुआ है और विक्रेता संपत्ति लेकर गया बट खरीदार ने लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो कई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑर्डर आने पर ही लोग बनाते हैं, है ना, उसमें टाइम जाता है, पैसा जाता है और खरीदार ने मना कर दिया, मुझे तो नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं तो मुझे सामान की कीमत ना दो, लेकिन जो मेरा पैसा, जब टाइम उन सब में क्षति हुई है, मुझे हर जाना चाहिए, वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बिस्किट नहीं, मान लो कोई आर्ट है, कोई फोटो है, इत्यादि, है ना। चलो अधिकार देख लेते हैं। खरीदार अधिकार क्या है, जब संविदा सॉरी जब विक्रय पूर्ण रहता है तो संपत्ति पर किसका अधिकार हो जाता है, माल का, किसका वस्तु पर अधिकार हो जाता है, खरीदार का, ठीक है। लेकिन जब करार हुआ रहता है, विक्रय पूर्ण नहीं रहता है, सिर्फ विक्रय का करार रहता है, भविष्य में संपत्ति दी जाएगी, तब जो खरीदार है उसका अधिकार पूर्ण नहीं होता, सिर्फ संविदात्मक अधिकार होता है, ठीक है। जब वो चाहे जाके ले ले, ठीक, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनबी को 20,000 में लैपटॉप बेच दिया और सौंप भी दिया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, ए ने बी को 20,000 रुपए बी से लेकर के एक लैपटॉप बेच दिया, ठीक। लैपटॉप बी के पास आ गया और पैसा ए के पास आ गया, ये विक्रय है, विक्रय पूर्ण हो गया, ठीक। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, ए ने बी से करार किया है कि एक हफ्ते बाद, ठीक है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए तुमसे और तुम अपना पैसा ले लेना, मान लो चाहे तुरंत पैसा दे दिया, जो भी है, ठीक है। एक हफ्ते बाद, देखो इसमें समय जुड़ गया है ना, तुरंत तो नहीं ले रहा है, तो ये क्या है, विक्रय का करार है, भविष्य में होगा, ठीक। चलो देखते हैं विक्रय का करार कब विक्रय में परिवर्तित हो जाता है। तो धारा 4(4) के अनुसार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देखो सीधी सी बात है, विक्रय का करार क्या होता है, विक्रय जब भविष्य के लिए, विक्रय का करार जब वस्तु को कब ट्रांसफर करना होता है, भविष्य में ट्रांसफर करना होता है ना। तो जाहिर सी बात है, जब विक्रय का करार तब विक्रय बन जाएगा जब माल का स्वामित्व खरीदार को स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब जो वस्तु है वो खरीदने वाले के पास चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी भविष्य में, जब भी समय दिया हो, जब भी, ठीक है, तो वो विक्रय हो जाएगा, विक्रय पूर्ण हो जाएगा। चलो उदाहरण, ए ने बी को 5 क्विंटल गेहूं एक हफ्ते बाद देने का करार किया, ठीक है। ए ने बी को एक हफ्ते बाद 5 क्विंटल गेहूं बेचने का करार किया, ठीक। नाउ तो ये एग्रीमेंट आपसे लेके एक हफ्ते बाद देना था, भाई टाइम आ गया, ठीक है, फ्यूचर आ गया, ठीक है। और एक हफ्ते बाद, अभी तक करार था, एक हफ्ते का समय बीत गया, एक हफ्ते बाद ए ने गेहूं ले जाके बी को दे दिया, अब संपत्ति पूरी ट्रांसफर हो गई ना, तो अब क्या हो गया, करार से, विक्रय के करार से विक्रय हो गया। विशेष स्थितियां जब स्वामित्व स्थानांतरित होता है, वह परिस्थितियां जब अधिकार का ट्रांसफर होता है, ठीक है, माल की पहचान हो चुकी हो।
सभी शर्तें पूरी हो चुकी हो, वस्तु को खरीदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, वस्तु डिलीवरी कर दी गई हो। क्या बोल रहा है? कब वस्तु का ट्रांसफर सेलर से बायर के पास हो जाएगा, कब होगा ट्रांसफर? जाहिर सी बात है, जो वस्तु है उसको इसने पहचाना हो, ठीक है। और एग्जाम्पल जो लेना चाहेगा वही तो लेगा। मान लो इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है, तो चावल ही मंगाएगा ना, गेहूं तो थोड़ी ना ये भेज देगा। तो पहला शर्त है कि अपना सामान पहचाने, इसको क्या चाहिए, ठीक ना। अब इसने चावल पहचाना, अब इसकी कुछ शर्त होगी, कितनी कीमत है, कितना किलो चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। कौन सा चावल चाहिए, ये सब पूरा हो गया हो, ठीक है, कितना पैसा बनेगा। उसके बाद पैसा वैसा ले लिया, वगैरह सब कर लिया। पैसा लेने के बाद अब क्या करेगा, ये चावल भेज देगा। जब इसने चावल भेजा तो अब इसने इसको क्या किया, स्वीकार कर लिया बायर ने, ठीक है, वेरी गुड। स्वीकार का मतलब क्या हुआ कि वस्तु इसके पोजीशन से पूरा हटके इसके पोजीशन में चली गई, उसके कब्जे में चली गई हो, ठीक है, अपना ले लिया हो। इस प्रकार से विक्रय पूर्ण होता है, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी चीज की एक प्रक्रिया क्रमबद्ध होना। फॉर एग्जाम्पल, घर में फूफा जी आए, ठीक है, सबसे पहले फूफा जी बाहर आए, फिर अंदर आएंगे, आते ही सुला दोगे नहीं, अरे फूफा जी हैं भैया, उनको बैठाओगे, ठीक है, फिर उनको चाय पानी लाओगे, ठीक है, नहीं पहले पानी लाओ, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। मीठा लेकर आओ, फिर उनके लिए चाय लेकर आओ, फिर उनके लिए खाना लेकर आओ, है ना। फिर उनको उनका बेड दिखाओ, जाओ ये आराम कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लास्ट में उनकी अच्छे से विदाई करो, है ना, ऐसे डांट के नहीं भगाना। तो एक प्रक्रिया से सब कुछ होता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल में पहले एडमिशन लेते हैं, फिर सिलेबस लेते हैं, फिर बुक लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया। मोस्टली कंप्यूटर में यूज होता है, बट ठीक है, यही प्रक्रिया है विक्रय पूर्ण होने की, ठीक। चलो माल के प्रकार देख लेते हैं। माल कितने प्रकार का होता है, वस्तु कितने प्रकार की होती है। देखो ये सारे टॉपिक अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। जो वस्तु का विक्रय हो रहा है, तो सबसे पहले याद रखना कि चल संपत्ति होनी चाहिए हमेशा, चल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो धारा 6 में दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एलएलएम वगैरह इंटरेस्ट देना है, एपीओ वगैरह का, याद रखना, ये सेक्शन बहुत पूछते हैं, ठीक है, किस सेक्शन में दिया है। तो वस्तु क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, वर्तमान वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। जो वस्तु तुरंत है, उस पहला पहला प्रकार जो है वर्तमान वस्तु होनी चाहिए, जो विक्रेता के पास विक्रय के समय मौजूद है। हम शॉपकीपर से बोले भैया तुम्हारे पास माल सा है, देना। शॉपकीपर बोला हाँ, नहीं है ले जाओ, हमने ले लिया। अगर बोला नहीं है तो ये थोड़ी बोलेंगे भैया हफ्ते बाद लाना, अभी पीने को मन है तो अभी लेंगे। मतलब जो वस्तु मांग रहे हैं वो तुरंत होना चाहिए। दूसरा क्या है, भविष्य की वस्तु। भविष्य की वस्तु क्या है, जो बाद में उत्पन्न होगी। जैसे फॉर एग्जांपल शादी पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फर्नीचर वाले को बोलते हैं भैया इतनी तारीख को हमको एक बेड, सोफा, एक वगैरह वगैरह सब चाहिए, है ना। भविष्य की वस्तु, लो तुम अपना पैसा ले लो एडवांस। तो ये दो हो गया, है ना। और निरूपित वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व किसी शर्त पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है ना, हमने उससे कहा भैया हमको 500 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है। उसने कहा अभी तो चावल का सीजन चल रहा है, अगर मैं गेहूं लगाऊंगा तो ले लेना, अगर लगाऊंगा, लगाने के बाद फसल अच्छी होगी, अगर 500 किलो मेरे पास होगा तो ले लेना। क्या एक शर्त पर आधारित है ना। शर्त पूरी होगी तब तो गेहूं होगा, शर्त पूरी नहीं हुई तो नहीं होगा, है ना। 3 प्रकार की वस्तु होगी, तीनों सेक्शन 6 में था, ठीक है। चलो, मूल्य प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाता है। कोई वस्तु तुम बेच रहे हो तो उसका मूल्य कैसे लोगे। मान लो 5 रुपए का कॉलेज हम लोग लेकर आते हैं, है ना। मान लो सामने वाला दुकानदार बोले 500 का है, तो ऐसे कैसे, कुछ कारण होगा ना, कुछ तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसको तो लिखा होता है पार्ले जी में, मान लो हम 1 किलो चावल लेकर आए, है ना। तो दुकानदार से पूछे कितने का हुआ, तो दुकानदार ने अपना बताया 50 रुपया, है ना। दुकान शॉपकीपर जो बेचने वाला है सेलर, और बायर जो खरीदने वाला है, कैसे उस चावल का प्राइस फिक्स करेंगे। तो पक्षकार की आपसे सहमति होनी चाहिए। बायर ने कहा भैया हमको सही कीमत लगाओ, दुकानदार ने कहा चलो तुम्हारे लिए 48 रुपये लगा देता हूँ, दोनों लोग सहमत हो गए, है ना। ये हो गया पहला तरीका मूल्य का निर्धारण करने का। दूसरा, पूर्व निर्धारित विधि से
जैसे कि फॉर पार्ले का बिस्किट है, उस पर पहले से लिखा हुआ है 5 रुपए, है ना। चलो, किसी तीसरे पक्ष द्वारा तय मूल्य से, ठीक है, एक्स अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, बी खरीद रहा है, ठीक है। और बी ने क्या किया, एक दलाल से पूछे भाई कितने की जमीन पड़ेगी, ये दलाल है, मान लो इसने बोला 2 लाख रुपए, जो भी रहा होगा, बट इसको भी तो फायदा चाहिए, तो ये थर्ड पार्टी इसने अपने हिसाब से एज ए मान लो एजेंट, इसने अपना हिसाब से उसकी कीमत बताई, तो एक थर्ड इंसान क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को कीमत निर्धारित कर रहा है। चौथा, यदि मान लो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का मूल्य तय ही नहीं है तो उचित मूल्य देना होगा। उचित मूल्य क्या होगा, देख फॉर एग्जाम्पल हम चावल खरीद रहे हैं, बढ़िया बासमती चावल है, उसका कोई कीमत निर्धारित नहीं है, सेलर ने बोला कि भैया जो मन कहे दे दो, बहुत पहचान है हमारी तुम्हारी, तो खरीदने गया था बायर, बी खरीदने गया था, कहा लो 2 रुपए ले लो, क्या फीम दोगे यार, इतनी भले दोस्ती है, क्या तुम गरीब कर देंगे क्या तुमको, तो ये उचित मूल्य नहीं है, ठीक है। देना है तो ढंग से दो, 100 रुपए 50 रुपए जो मार्केट में उचित कीमत हो। कैसे इसको निर्धारित करेंगे, मान लो कि वो दुकानदार नहीं बता रहा, तो उसके अगल बगल जो दुकान होगी वहां पूछ लेंगे कि भैया ये वाला चावल जो फला बेचता है तुम्हारे पास है, वो बोलेगा हाँ कितने का दे रहे हो, तो वो अपना बताएगा, तो 2-3 जगह हम चेक करेंगे तो हमें कुछ अंदाजा लग जाएगा कि प्रॉपर कीमत क्या होगी, ठीक। चलो, जोखिम का ट्रांसफर, रिस्क फॉलो ओनरशिप, जोखिम का स्थानांतरण, ये क्या है, ये बोल रहा है कि संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ कोई भी जोखिम संपत्ति के मालिकाना हक के साथ ट्रांसफर हो जाता है। देखो मैं लैंग्वेज में देखो, एक्स ने वाई को कार बेची, ठीक है, नाउ कार खरीदी, पैसा दे दिया, तो हर चीज के साथ कोई ना कोई जोखिम होता है, पर कार के साथ इसके एक्सीडेंट होने का, इसके खोने का जोखिम है ना, इसके जल जाने का भी जोखिम है सारा। अब जब तुम्हारे पास इसका मालिकाना हक आ गया है तो इसके साथ जुड़ा हुआ सारा जोखिम, एक्सीडेंट होने का, खोने का, जिससे कि इसको क्षति हो और तुमको नुकसान हो, वो भी तुमको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि तो तुमने खरीद लिया, अब उसके बाद तुमने उसको एक्सीडेंट कर दिया, अब जाके तुम उसके मालिक से कहो हमको इतना पैसा दो, कार सही करवानी है भैया, तुम इसे खरीद के ले गए थे, नो, अब तुम मालिक हो गए थे, सामान तुम्हारा हो गया है, ठीक है। जैसे ही वस्तु का स्वामित्व खरीदार को ट्रांसफर होता है, उसका जोखिम भी उसी पर चला जाता है। रोमाल्पा एल्यूमीनियम केस में कहा गया कि जब तक स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता तब तक जोखिम विक्रेता पर ही बना रहता है, ठीक है। गोमा लक्ष्मी वर्सेस पी आर देसाई 1954, इसमें फैक्ट क्या था, मान लो एक्स था, सेलर था, उसने बायर को वादा तो किया मैं तुमको सामान बेचूंगा, पर सामान का ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है। नाउ जब सामान ट्रांसफर नहीं किया था, सामान में कुछ नुकसान हो गया, ठीक है। कोर्ट ने कहा यह एक करार था, विक्रय नहीं, मतलब इसमें संपत्ति भविष्य में ट्रांसफर होने वाली थी, संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं थी, ठीक है, और इस कारण से विक्रेता को ही जोखिम उठाना पड़ेगा, मतलब कोई भी क्षति हुई तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, रोलात वर्सेस डेविड डिविड, ठीक है। इसमें संपत्ति ट्रांसफर हो गई थी, संपत्ति ट्रांसफर होकर चली आई है, खरीद ली गई है, तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा कि ये विक्रय का करार से क्या हो गया है, विक्रय हो गया है, और अब कोई क्षति होगी तो खरीदार को उठानी पड़ेगी, ठीक है। और भी केस देख लेना, सारे केस मिल जाएंगे, नोट्स में पढ़ लेना, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ठीक है। सो सेलर जो सामान बेच रहा है उसके अधिकार क्या है, अधिकार याद कर लो, जो इसके अधिकार होंगे वो जो खरीदार है, बायर, उसकी ड्यूटी होगी, है ना। दोनों में लिख सकते हो, लिखना भी एग्जाम में है, ऐसा नहीं लिख सकते हो, नहीं लिखना भी है। उसके बाद हम बायर का अधिकार देख लेंगे, वही सेलर की ड्यूटी होगी। चलो, सो तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सेलर के राइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे बायर की ड्यूटी देख लेंगे, ठीक। चलो, मूल्य मांगने का अधिकार, भाई कोई सामान बेच रहा है तो उसकी कीमत लेगा ही, है ना।
तो इसकी ड्यूटी है कि मूल्य दे, मूल्य दे, देने का दायित्व, मूल्य देने का दायित्व। चलो, राइट टू ऑफ लेन, अगर मूल्य नहीं मिलता है तो सामान को अपने पास रोक लेगा, ठीक है, विक्रेता जो सामान बेच रहा है। तो इसकी भी ड्यूटी है कि क्या करे, मूल्य को अगर दे दिया है तो संपत्ति को प्राप्त करे, ठीक है। चलो, पुनः विक्रय का अधिकार, पुनः विक्रय का अधिकार क्या है, अगर इससे कीमत नहीं प्राप्त होती है किसी प्रकार से और संपत्ति इसके पास है तो भाई कब तक अपने पास रखेगा, हो सकता है क्षय करने वाली हो, तो किसी और को बेच सकता है, ठीक है, किसी और को बेच सकता है। बट अगर इसने कीमत दी है तो इसको संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है और इसको रीसेल को रोक सकता है, ठीक है। मुकदमा दायर करने का अधिकार, मुकदमा दायर करने का मतलब देखो, पहला तो मूल्य मांगने का अधिकार है, अगर मूल्य नहीं मिला है तो संपत्ति को अपने पास तब तक रोकेगा जब तक संपत्ति का मूल्य नहीं मिल जाता, फिर भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो उसको बेच सकता है, संपत्ति को रीसेल कर सकता है किसी और को। अगर रीसेल नहीं करना चाहता, सिर्फ कीमत ही पाना चाहता है तो कोर्ट में केस करके उस संपत्ति की कीमत निकलवा सकता है, ठीक है। चलो ना, जो सारे अधिकार दायित्व तो नहीं बनते हैं ना, खरीदार के अधिकार, एक ही अधिकार से दूसरे को ढेर सारा दायित्व या एक ही दायित्व से दूसरे का ढेर सारा अधिकार बन जाता है, ठीक है। सेलर के राइट, सेलर के राइट, सो बायर के ड्यूटी हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, ड्यूटीज, विक्रेता के दायित्व बन जाएंगे। वस्तु प्राप्त करने का अधिकार होगा, भाई कीमत दिया है तो वस्तु प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो इसकी ड्यूटी है कि अगर कीमत इसको मिली है तो ये क्या करे, वस्तु को दे, ठीक है, ये देगा तभी तो ये प्राप्त करेगा। विक्रेता से हट जाना मांगने का अधिकार, अगर संपत्ति में कोई नुकसान हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल, संपत्ति को जब खरीदा उस समय संपत्ति में कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, इनकी गलती से, तो इनसे क्या करेगा, हर्जाना मिलेगा और इनकी ड्यूटी है कि हर्जाना दें, ठीक है। संविदा समाप्त करने का अधिकार, इन केस ये अपनी संविदा की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे तो खरीदार को ये अधिकार है कि वो संविदा को समाप्त कर दें और कहीं और से संविदा करें, ठीक। निष्कर्ष क्या हो गया, कंक्लूजन, कंक्लूजन फिर वही शॉर्ट में इससे जो तुम उससे समझ रहे हो तुमको वही लिखना है, ठीक। चलो अब हम लोग, चलो तो ये अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी भी है, ठीक है। क्रेता सावधान, क्रेता मतलब खरीदार, ठीक है। कभी मार्केट जाओ कुछ लेकर आओ, सामान खराब रहता है तो मम्मी कहती है क्या देख के नहीं ले सकते थे क्या, हा? दिमाग काम नहीं करता, ध्यान नहीं रहता, कैसे लेते हो तुम लोग बुद्धि नहीं लेने की। तो खरीदार व्यक्ति है जो सामान लेता है ना। और मेरी मम्मी के लिए अगर मैं कोई सामान कपड़ा ड्रेस ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल लाइट कलर ले रही हूँ, यार कैसा लेते, तुम लोग को लेने का तरीका नहीं, अच्छा बढ़िया डार्क कलर का लो, एकदम अच्छा लगेगा, या वो तो तभी ठीक है, मान लो कि चॉइस पे है। फॉर एग्जांपल सब्जी, सब्जी ला रहा है घर में, मेरे पापा जब भी लाते हैं उनको पता नहीं क्या है, वहां पे लेंगे तो उनको अच्छा रहता है, घर पे आके वो खराब हो जाता है, कुछ खराब रहेगा, कुछ सड़ा हुआ रहेगा वगैरह, है ना। तो ये वही बता रहा है कि एक्स एक दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है और आप उससे सामान ले रहे हो, आप क्या हो, क्रेता हो, है ना, बायर हो। तो जब आप सामान ले रहे हो तो आप ध्यान से सामान लो, क्योंकि अगर बाद में आकर वो सामान जब आप ले रहे थे तब तो सही था या आपने सही समझ के लिया, बाद में वो सामान गलत निकल गया ना, तो बेचने वाले की गलती नहीं है, ठीक है। आप ध्यान देकर लिए होते, दिमाग कहाँ था आपका लेते समय, आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है। क्रेता सावधान, क्रेता को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैवेट इम्पटर, कैवेट इम्पटर एक मैक्सिम है, बायर बिवेयर, ठीक है। इसके अपवाद क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, है ना। सेक्शन वगैरह याद कर लोगे तो ठीक, नहीं तो कहानी तो शॉर्ट में तो लिख ही लोगे। चलो इंट्रोडक्शन हो गया, सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही पढ़ रहे हैं भाई, क्रेता विक्रेता, इसी में देखा हमने कि धारा 16 में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन और मतलब एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट ही है, वन डे मतलब एलएलएम का एंट्रेंस वगैरह के लिए भी और जुडिशरी एपीओ के लिए भी, ठीक है। सेक्शन 16, क्रेता सावधान,
कैवेट इम्पटर के सिद्धांत का उल्लेख करता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लेट द बायर बीवेयर, अर्थात क्रेता स्वयं वस्तु की जांच कर ले, वह अपनी जोखिम पर अपनी वस्तु खरीदे। अगर वह वस्तु की बिना जांच किए खरीदता है तो भैया खरीद लियो, भोगो। ठीक है। नियम का सार क्या है? यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और उस वस्तु उसके उद्देश्य के अनुकूल नहीं रहती है, मतलब जिस वस्तु को खरीद रहा है उस लायक वो वस्तु नहीं है, ठीक है, मतलब खराब, उसमें कोई कमी है, तो आप वो जाके वापस नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, वापस कर रहे हैं, अगर बेचने वाला ले रहा है, अच्छा भाई ये ला बदल दें, तो वो उसकी महानता है। ठीक है। और अगर वो नहीं लेता तो आप केस नहीं कर दोगे, आपकी गलती है। ठीक है, आप भोगो अपनी कमी को। चलो, सेक्शन 16, सामान्यतः कोई प्रतिज्ञात गुणवत्ता या उपयोगिता नहीं मानी जाती जब तक खरीदार ने विक्रेता को अपने विशेष उद्देश्य की जानकारी न दी हो और विक्रेता व्यापारी न हो उस वस्तु का। ठीक है। क्या बोल रहा है ये? देखो, एक्स ने वाई को कोई सामान बेचा है और सामान में कोई कमी है। ठीक है। तो इसके लिए वाई रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, एक्स या विक्रेता तभी रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर एग्जाम्पल, कि जिस चीज को क्रेता खरीदना चाहता था उसके बारे में इसने स्पष्ट रूप से एक्स को बताया था। मान लो इसने बोला था मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, और क्लियर बता दिया इस ब्रांड की चाहिए, ठीक है, इतने हॉर्स पावर होना चाहिए वगैरह वगैरह, और इन्होंने क्या किया, उसको साइकिल बेच दिया। ठीक है, बाइसिकल बेच दिया। भैया वही तो है, बाइक लो, दो पहिया, दोनों में दोनों काम करेगा। अगर ऐसा इसने किया है तो इसने गलत किया, तब विक्रेता को क्या करना पड़ेगा, अपना क्षति, उसको बदलना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति। दूसरा, उस चीज का ये विक्रेता रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जिससे ये खरीद रहे हैं उसी से रहा हो। जैसे कि मान लो कि ये जो बाइक चाहते थे वो ये नहीं बेचता है, ये कोई और बाइक बेचता है, बट इनको जो चाहिए थी वो बड़ी कंपनी की बाइक थी। तो इन्होंने क्या कहा, भैया मैंने लखनऊ से लखनऊ के बड़े शो में उसका ऑर्डर दिया है, तुम्हारा सामान आता रहेगा तो मेरा मंगवा लेना, हमको दे देना, है ना। तो इसने मंगवा के दे दिया। अब ये उसका विक्रेता नहीं है, ठीक है, विक्रेता यहाँ पे है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबल रहा हो, अगर ये विक्रेता रहा हो तो रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं, कोई क्वेश्चन है और? ठीक है, चलो, विक्रेता सावधान का नियम क्यों बनाया गया है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस रूल का? पहला, विक्रेता जो है ब्लाइंड बिलीव करके कोई सामान ना खरीदे। ठीक है, जब भी सामान खरीदे तो देख दाख के खरीदे। इससे क्या होगा, विक्रेता का भी समय बचेगा और क्रेता का भी समय बचेगा, अनावश्यक विवाद नहीं होंगे। ठीक है, क्रेता को सावधानी पूर्वक वस्तु का निरीक्षण करना चाहिए। यह नियम वाणिज्यिक नैतिकता और खरीदार की जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। खरीदार को क्या बनाता है, इस लायक बनाता है कि जिम्मेदार बनो, अपना जो भी काम करो ध्यान से करो। ठीक है, इस नियम के ये कुछ और भी जो तुमको समझ में आए तुम लिख सकते हो। ठीक है, अपवाद देख लेते हैं। हालांकि यह नियम समान है लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में विक्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होता, कैवेट इम्पटर का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ परिस्थितियों में अगर जो है सामान में कोई प्रॉब्लम है तब बेचने वाला जिम्मेदार होगा। कब? जब खरीदार ने, ठीक है, उल्टा बोल दिया हम, ठीक है, क्रेता की गलती नहीं होगी, विक्रेता को नियम लागू होगा। कब? जब क्रेता ने जिस लिए वस्तु को खरीद रहा है उसका उद्देश्य बता दिया था। ठीक है, विक्रेता को पता है कि वह वस्तु किस विशेष उद्देश्य के लिए है और विक्रेता जानता है कि वह वस्तु का विक्रेता है, तो वस्तु उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त तो होनी चाहिए। देखो, बहुत अच्छे एग्जांपल हम बता रहे हैं। मम्मी मेरी जाती है पूजा वाले सामान जहाँ बिकता है, देखो तो वहाँ घी दो तरीके की बिकती है ना। एक दिया जलाने की भी बिकती है, हम सबको पता है ओरिजिनल नहीं होती, और एक अलग से बिकता है घी शुद्ध वाला, ये भी नहीं। तो एक ये वाला देखो, कपूर देख लो। ठीक है, सो एक कपूर पूजा वाला होता है, ठीक है, सारा कपूर पूजा वाला होता है।
जब छठी बरही होती है बच्चे को होने पर तो उसके काजल लगता है, तो मेरी मम्मी क्या कहती है, जब उस दुकानदार वाले के यहाँ जाती है तो कहती है भैया अच्छा वाला कपूर देना, काजल बनाना है, बच्चे की आंख में लगाएंगे। उनका उद्देश्य क्या है कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो हो, ताकि बच्चे की आंख को नुकसान न करे, है ना। ये रिवाज करते समय, ठीक है, ये पता है कि भैया इनको अच्छा वाला कपूर चाहिए, ठीक है। मम्मी मेरी क्या कर रही है, वो तो अच्छे से कपूर ले रही है, क्योंकि वो तो क्वालिटी जानती नहीं है कि कौन सा है, क्योंकि सब एक जैसा दिखता है, उन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया। दुकानदार क्या करता है, अच्छी क्वालिटी का देता है, अब उन्होंने कपूर बच्चे को लगाया, बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं किया काजल। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, जो नॉर्मल कपूर 100 रुपए का था और अच्छी क्वालिटी वाला 300 रुपए 400 रुपए का होगा, पैसा वही लिया 400 वाला, लेकिन दे कौन सा दिया, नॉर्मल वाला, ठीक है। और बच्चे की आंख को नुकसान कर गया। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि मम्मी खरीदार थी, तो मम्मी को क्या करना चाहिए था, कपूर देख कर लेना चाहिए था। कैसे देख के लेती, सारा कपूर जला के देखती। एक कौन सी मूवी थी, उसमें वो माचिस की तीली सारी जला के रखा रहता है और कहता है भैया जब मैंने जलाई थी तो सब जल रही थी। तो ऐसा नहीं कर सकती ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विक्रेता का कर्तव्य है। और अगर कोई नुकसानी हुई बच्चे को या आंख में कोई, तो कौन भरेगा, दुकानदार भरेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं ताकि यहाँ पे सेकंड वाला आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। उदाहरण, अगर कोई खरीदार विक्रेता से कहता है कि वह मशीन को दूध निकालने के लिए चाहता है और मशीन वह कार्य न करे तो विक्रेता जिम्मेदार होगा। एक विक्रेता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे दूध निकालने वाली मशीन दे दो, और ये ठीक है, और दुकानदार जो मशीन देता है वो उस काम नहीं आती है, तो यहाँ पर विक्रेता का जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है। फर्स्ट वर्सेस लास्ट, खरीदार ने हॉट वाटर बॉटल खरीदी और उसे गर्म पानी से भरने में फट गई। कोर्ट ने कहा विक्रेता को मालूम था कि उद्देश्य क्या है, इसलिए वह जिम्मेदार है। इस केस में क्या हुआ, फैक्ट क्या था, विक्रेता था और बायर था। इसने कहा भाई मुझे बॉटल देना जिसमें मैं गर्म पानी भर सकूं, है ना। इसने कहा ले जाओ भैया गर्म पानी की बॉटल है। ये आया घर पे, गर्म पानी जैसे ही किया, वो गर्म पानी की बोतल ली थी, गर्म पानी डालते ही बोतल फट गई, अब कह लो पिघल गई, है ना। गर्म पानी की बोतल पिघल ही जाएगी अगर गर्म पानी की बोतल नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने कहा यहाँ कैपिटल का रूल लागू होगा, विक्रेता सावधान का, इनको चेक करना चाहिए था। इसे चेक करते, गर्म पानी डाल के वहीं चेक करते, गर्म पानी लेकर घूम रहे थे। ये सब नॉर्मल बातें, यहाँ पे विक्रेता को ध्यान देना चाहिए था, विक्रेता की जिम्मेदारी है, ठीक है। छपी हुई खामियां, अगर वस्तु में कोई ऐसी खामी है जो सामान्यतः जांच से पकड़ नहीं आती और विक्रेता को उसके बारे में जानकारी थी तो वह उत्तरदायी होगा, ठीक है। अगर वस्तु में कोई ऐसी भी खामी है जिसको नॉर्मली देखो, जो एक्सपर्ट सामान बेचते हैं मोस्टली उस चीज के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और उस वस्तु के बारे में लिखा हुआ नहीं रहता, कि मान लो कि देख के नहीं पता चलता किसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और क्रेता ने बोल दिया, सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, एक क्रेता है, बायर है, वो गया और उसने दुकानदार से कहा मुझे चॉकलेट देना, ठीक है। और क्या कहते हैं, मुझे जो है नट्स से, मूंगफली से एलर्जी है, तो ऐसी चॉकलेट देना जिसमें मूंगफली ना हो, ठीक है, जिसमें पीनट ना हो। ये क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है ले जाओ। वो चॉकलेट में देखने पता नहीं चल रहा था उसमें पीनट है कि नहीं, बट इनको पता था, इन्होंने दे दिया और बच्चे को नुकसान कर गया, है ना, बेच दिया, इनको अपना बेचा तो बेच दिए। अब ये जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने, इनको तुरंत खा के देखना चाहिए था, क्योंकि ये विक्रेता थे, या चेक करना चाहिए था। कैसे चेक करते, फाड़ के देखते हैं उसको खा के, ठीक है। ये भी इस इंपॉर्टेंट केस है, इसमें क्या होता है, खरीदार जो है विक्रेता से कहता है भैया हमको क्या कहते हैं अंडरगारमेंट दे दो, सेलर से कहता है बायर ये दे देते हैं। अंडरगारमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, और जैसे ही इन्होंने पहना उसको, इनको हो गई एलर्जी। कोर्ट ने कहा इनकी गलती थी, इन्होंने क्या किया, इफेक्टिव माल, दोषपूर्ण माल का विक्रय किया और इनको जिम्मेदारी होगी, ठीक है। चलो तीसरा क्या होगा, वस्तु को विक्रेता द्वारा विवरण के अनुसार नहीं बेचा जाना। सेलर सामान बेच रहा है, उसमें लिखा है शुद्ध गाय का देसी घी, ठीक है। बायर आया, उसको शुद्ध गाय का देसी घी चाहिए था, खरीद लिया, खरीद के चला गया। बाद में पता चला शुद्ध तो कुछ नहीं था, तो चर्बी मिली हुई थी। वही देखा वहां पे कितना हुआ था, क्या कहते हैं,
कौन सा मंदिर? तिरुपति बालाजी वाले में भी केस आया था, है ना? शुद्ध घी मिलना, घर का घी मिल जाए, घर की गाय वही शुद्ध है, और तो है ना? तो इसने क्या किया, विवरण तो दिया था बट क्वालिटी नहीं थी, है ना? तो अब विक्रेता का जिम्मेदारी होगी। चलो, खरीदार ने स्पोर्ट्स कार खरीदी लेकिन वह उसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने कहा विक्रेता जिम्मेदार है। वस्तु को नमूने के आधार पर बेचना। एक्स जो है चावल बेचता है, ठीक है, वाई को। वाई कहता है जरा हमको दिखाओगे तो कैसा? इसने एक मुट्ठी चावल दिखाया, बहुत फर्स्ट क्लास, मतलब ये 200 रुपए में खरीद रहा है और देखने में भी वो 200 रुपया 300 रुपए जैसे लग रहा है। चलो भैया हमको 200 रुपए में बहुत अच्छा चावल मिल रहा है, ठीक। इसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा चावल है, 5 कुंटल मेरे घर पे भेज देना। अब इसने क्या किया, जो थर्ड क्वालिटी का 20 रुपए किलो चावल था उसको 5 कुंटल भेज दिया। इसने जो नमूना दिखाया था, एक सेल का सैंपल दिखाया था, उस हिसाब से सामान नहीं बेचा, ठीक है, ये जिम्मेदार होगा। व्यापारी से खरीदी। यदि विक्रेता उस वस्तु में व्यापार में है और वह गुणवत्ताहीन माल बेचता है तो वह उत्तरदायी होगा। अगर विक्रेता जो सामान बेचता है वो गुणवत्ताहीन है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, और उसको ये पता है, तब भी वो जिम्मेदार होगा। छठवां, धोखा या कपट करके वस्तु की गुणवत्ता के बारे में या वस्तु के उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य मतलब जिस काम के लिए लोग को चाहिए, मान लो किसी को बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स कार, ठीक है, और जो कार दे रहे हैं वो स्पोर्ट्स क्या जो है साइकिल की जैसे भी नहीं चलती, है ना? इन सब चीजों के बारे में फ्रॉड या झूठ बोलकर बेच रहा है, तब भी विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। जहां झूठी जानकारी देकर शेयर बेचा जाता है वहां पर भी विक्रेता की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, इंडियन पोजीशन क्या है, ठीक है। सो हमने देखा सेक्शन 16 में ऊपर ही देखा, कैविएट इम्पोर्टर का रूल था, है ना, विक्रेता सावधान का नियम था। जब तक क्रेता विक्रेता को विशेष उद्देश्य नहीं बताता तब तक विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब उपरोक्त अपवाद उपस्थित हो, जो पर हमने देखे, तब विक्रेता उत्तरदायी होगा। तो ये जो जितना ऊपर हमने पढ़ा वो सब सेक्शन 60 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है। सारांश देख लेते हैं। तो सारांश जो हमने ऊपर देखा उसी का सारांश है शॉर्ट में, और फिर हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन फिर से वही शॉर्ट से लिखना, इंपॉर्टेंस क्या तुम समझते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर इसी से संबंधित है। 1 मिनट इस पर लॉक पे बैठे, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन इसी से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित है तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, अगर पार्टनरशिप एक्ट से होगा तो हम लोग कल क्रॉस करेंगे, ठीक है। होप कि तुम लोग को समझ में आया है।